morning dear students, 10th साइंस CBSE के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और साथ में जो केमिकल बॉन्डिंग है उनको आप पूरे वीडियोज को देख लेंगे और उनको समझेंगे और उन चैप्टरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करेंगे। कोई समझ में नहीं आए, क्वेरीज हो तो आप क्या है कि शेयर करेंगे और बताएंगे, तो आगे आपके लिए क्या है कि अलग से वीडियो इन चैप्टर से भी और उन चैप्टरों से भी जो क्वेरीज हो उससे रिलेटेड बनाया जा सके। ठीक, शुरुआत करते हैं तीसरे चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ये वाला चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। अब इसमें सबसे पहले अपन मेटल की बात करते हैं। वैसे ये चैप्टर मेटल के लिए ही है। नॉन मेटल तो मतलब क्या है कि शॉर्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है, तो इसमें मेन चीज़ तो आपको मेटल ही पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें तो दो प्रकार की डेफिनेशन है। ठीक है ना, एक तो मतलब फिजिकल डेफिनेशन है और एक केमिकल डेफिनेशन है। ठीक है ना, वही जैसे एसिड बेस की थी, मगर यहाँ पर जो फिजिकल डेफिनेशन है ना, ये वो किन्हीं लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है। ये क्या है कि जो मतलब ये मेटल को और जितने भी मतलब एलिमेंट हैं उनको क्या है कि पीरियोडिक टेबल में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है, उनको क्या है कि मतलब एक तरीके से जमाया गया है। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो उसको कहेंगे अपन फिजिकल डेफिनेशन। ठीक है, या डेफिनेशन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि द लेफ्ट साइड ऑफ जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड नॉन मेटल एंड राइट साइड ऑफ जिगजैग लाइन इज कॉल्ड मेटल। मतलब ये अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो आप इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। पीरियोडिक टेबल में ये दो मतलब कि ये पीरियोडिक टेबल, अब इस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड ये जिगजैग लाइन है, यहाँ पर है ये जिगजैग लाइन। ये आप पीरियोडिक टेबल को देखना आप खुद भी अपनी बुक में, तो वहाँ पर एक जिगजैग लाइन है इस तरीके से मतलब क्या है कि डार्क करके मतलब बताई गई होगी। तो इस जिगजैग लाइन से जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों को नॉन मेटल कहा गया है। ये लेफ्ट साइड, तो इस लेफ्ट साइड के यानी कि इस साइड के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, इस साइड के ये क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। जबकि राइट साइड वाले जो हैं इस जिगजैग लाइन के राइट साइड वाले, ये सारे क्या हैं, मेटल हैं। और ऑन द एट द जिगजैग लाइन, एट द जिगजैग लाइन, ठीक है ना, जिगजैग लाइन पर या जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट है वो कहलाते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब होता है जो मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही बिहेव करते हैं। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं अपन मेटेलॉइड, यानी कि बीच वाले एक तरीके से। ठीक है ना, मेटल के और नॉन मेटल के। तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन ये मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है कि जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड की जितने भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल, और जिगजैग लाइन के राइट साइड वाले एलिमेंट सारे ही मेटल कहलाएंगे। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है एक तो मेटल और नॉन मेटल की। ठीक, तो ये तो डेफिनेशन हुई एक, तो ये तो फिजिकल डेफिनेशन है। अब आगे अपन बात करते हैं अपने जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में देखो एलिमेंट, जो एलिमेंटों की जो संख्या है ना, नंबर्स, वह अपन 118 की बात करेंगे, 118। ठीक है ना, वैसे इनकी क्या है कि नंबर्स पहले 103 थे, फिर बढ़ करके 100 क्या है कि 4 हो गए, फिर 6 हुए, फिर 108 हुए, ठीक है, 112 हुए,
अब अपन बात करते हैं वर्तमान में, मतलब इनकी जो संख्या है ना, इनसे भी ज़्यादा है, 118 से भी ज़्यादा है, मगर 118 का अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 118 एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द प्रेजेंट एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन ग्रुप, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किए गए हैं, दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेटल में और नॉन मेटल में। तो अब अपन मेटल को पढ़ रहे हैं ना, तो मेटल की और नॉन मेटल की डेफिनेशन आपने फिजिकल डेफिनेशन तो देख ही ली। अब मेटल की केमिकल डेफिनेशन देखते हैं, मेटल की केमिकल डेफिनेशन, ठीक है ना। केमिकल डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो केमिकल डेफिनेशन क्या है इसकी, वो देखिए। फिजिकल डेफिनेशन तो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, वो आपको समझ में आ गया, वो नॉन मेटल के लिए भी है और मेटल के लिए भी है ना। लेफ्ट साइड पर जो भी है एलिमेंट जिगजैग लाइन के, वो नॉन मेटल है, और राइट साइड पर जिगजैग लाइन के राइट साइड पर वो सारे ही मेटल हैं, वो फिजिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं केमिकल डेफिनेशन की, मेटल की। तो मेटल की केमिकल डेफिनेशन क्या है कि मेटल उसको कहते हैं जो क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम है, अब ये सोडियम क्या करता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उन केमिकल रिएक्शंस में इस तरीके से किन्हीं दूसरे एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो मतलब कि अपने आउटरमोस्ट सेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अदर एलिमेंटों को देने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, तो उनको अपन कहते हैं मेटल, ठीक है ना। ये मेटल का एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब कि मेटल किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उनको नॉन मेटल कहते हैं। वो नॉन मेटल की डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी अपोजिट, ठीक है। नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना। और केमिकल बॉन्डिंग में आपने आयनिक बॉन्डिंग में देखी है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल, उसको अपन नॉन मेटल बॉन्डिंग भी करते थे, ठीक है ना। तो जैसे अब ये क्लोरीन है, अब क्लोरीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इस तरीके से आयंस में प्रेजेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो नॉन मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं केमिकल रिएक्शंस में वह क्या है, मेटल है, ठीक है ना। और जो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं तो वो मेटेलोइड है, ठीक है ना। जैसे आप क्या है कि कार्बन की बात करें, ठीक है ना, तो ये मेटेलोइड है क्योंकि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है ना, इस वजह से। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, ये मेटल की डेफिनेशन हुई। तो मेटल की डेफिनेशन क्या हो गई, दोज एलिमेंट्स विच गिव इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटल, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन देते हैं उन एलिमेंटों को क्या कहते हैं अपन, मेटल कहते हैं, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन हो गई, फिजिकल डेफिनेशन और केमिकल डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी भी अपने पास में दो प्रकार की हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स के बारे में आप जानते हैं, सभी मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है जनरली। वैसे कुछ मेटल्स क्या है कि लिक्विड फॉर्म में भी है, कुछ मेटल्स क्या है कि मतलब एक अपवाद फॉर्म में, मतलब क्या है कि उनको अपन एक्सेप्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मरकरी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, कुछ हाइड्रोजन को मतलब क्या है कि एक तरीके मेटल माना जाता है, मगर वो गैस बिहेव करती है, ठीक है ना। उसको कभी कभी क्या है कि नॉन मेटल भी मान लेते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी लेती है, ठीक है ना। इस वजह वो मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं इससे, ठीक है ना। मगर जनरली अगर अपन बात करें तो मेटल्स क्या है कि सॉलिड गिनी जाती है, ठीक है ना, सॉलिड। ऑलमोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द नेचर इन द सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्शन की बात अलग है, ठीक है ना, वो
अलग बात है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, विच मेटल्स प्रजेंट, मतलब कि विच एलिमेंट, जो एलिमेंट मतलब क्या है कि जिगजैग लाइन के राइट साइड पर प्रेजेंट है वो मेटल्स होती हैं। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मतलब जितने भी एलिमेंट है ना, विच एलिमेंट है ना प्रेजेंट RHS ऑफ zigzag line in a periodic table, ठीक है ना। ओके, तो उनको ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरा, ये तो डेफिनेशन से निकल करके आई है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड आप जानते ही हैं। और इधर से जो भी मेटल्स होते हैं ना, ये सारे मेटल्स, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए इनकी, द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाइब्रेशन, ठीक है ना। मतलब कि एक तरीके से जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इधर से हीट और वाइब्रेशन, ठीक है ना। इनके क्या है कि कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनको क्या है कि एक तरीके से, एक जैसे अपन क्या है कि कोई वायर है, अगर इसके अपन एक तरफ से टच करेंगे, ठीक है ना, इसके चोट करेंगे तो उससे क्या होगी, वो साउंड इसमें से क्या है कि फ्लो करके दूसरी तरफ चला, यानी कि वाइब्रेशन इसमें क्या है कि क्या होती है, चलती है, यानी कि वाइब्रेशन को भी इसमें क्या है कि वाइब्रेशन फ्लो होती है। हीट को भी अगर अपन मान लीजिए इसके एक छोर को गर्म करेंगे, एक एंड को गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे सेकंड एंड भी जो है ना, लास्ट एंड जो है दूसरा, वो वहाँ तक क्या है कि मतलब धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें फ्लो होती है, तो यानी कि तीनों के लिए ये कंडक्टर होती है, ठीक है ना। तो एक ये इधर से क्या है कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, वो हाई होते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई, MP एंड BP, ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। और इधर से क्या है कि फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स जो ये अलग और प्रॉपर्टीज है ना, इनके बारे में अपन बात करते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये दोनों तीनों ये प्रॉपर्टी थोड़ी इसकी बड़ी है। अब ध्यान फिफ्थ वाले देख रहे हैं अपन, देखिए जो मेटल्स होती हैं, ये मेटल्स क्या है कि वैसे मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट द सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट इजीली बाय द कनेक्ट। द मर्करी इज अ लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये अलग बात है, ठीक है। इसको मतलब ये एब्सेशन टाइप है, मगर इसको भी आप प्रॉपर्टी में अपन गिन सकते हैं। इसमें क्या कह रखा है इसने कि जो मेटल्स होती है वो जनरली क्या होती है, हार्ड होती है, मगर कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम है और इधर से क्या है कि पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, सॉफ्ट मेटल, ठीक है ना। और इनको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना, चाकू से। ओके, आगे बात समझ में, इनको कट कर सकते हैं। इधर से जो मरकरी है Hg, ये क्या है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो ये भी इनकी एक तरीके से हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट ये होते हैं, और इधर से ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके, 6 प्रॉपर्टी देखिए इनकी। जो मेटल्स होते हैं ये हाई डेंसिटीज होते हैं, हाई डेंसिटीज। डेंसिटी को आप जानते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होती है, डेंसिटी की 2 डेफिनेशन मैंने आपको 9th क्लास में बताई थी, ठीक है ना। ओके, तो जो दोनों डेफिनेशन बताई है वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, ठीक है ना। दूसरी बात, दोनों ही सही है, कोई मतलब कोई आप इस तरीके से कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है ना।
डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको इजी डेफिनेशन क्या बताई थी कि किसी भी यूनिट है ना, यूनिट ये है ओके, एरिया वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स जो है मतलब मॉलिक्यूल्स, उनके नंबर्स को वो कितने प्रेजेंट हैं, कितने नंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो उनको ही अपन क्या करते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि द नंबर ऑफ द प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एक तो ये भी डेफिनेशन है, और एक दूसरी मतलब क्या है कि किस उस सब्सटेंस का पार्ट वॉल्यूम में मास को भी क्या करते हैं अपन, उसको भी अपन डेंसिटी करते हैं। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी मतलब क्या है कि आप वैसे जानते ही हैं कि सॉलिड की ज़्यादा होती है, इधर से गैस की कम होती है, लिक्विड की मीडियम होती है, ठीक है ना। तो ये सारे मेटल्स सॉलिड है, तो इनकी डेंसिटी वैसे ज़्यादा होनी है, ठीक है ना। डेंसिटी की डेफिनेशन वगैरह वगैरह आपको मैंने पिछले साल ही बता रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये हो गया मेटल्स की, ठीक है ना। और इधर से द सोडियम पोटेशियम एंड द सोडियम पोटेशियम एंड मर्करी हैव लो डेंसिटी, ठीक है ना। ये जो सोडियम है, सोडियम है ना, पोटेशियम है और ये मर्करी है, ये क्या है कि लो डेंसिटीज होती है। लो डेंसिटी क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है कि ये तो देखो सॉफ्ट है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इस बात को जानते हैं कि ये लिक्विड और क्या है कि ये सॉफ्ट है, इस वजह से क्या है कि इनकी डेंसिटी कम होनी है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे तो सॉलिडों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और गैस की और भी ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। इस वजह से तो इनकी डेंसिटी मतलब क्या होती है, कम होती है। आगे बात समझ में, ठीक। 8 प्रॉपर्टी देखिए इसकी। जो यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है यूरेनियम की। किसकी डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा, यूरेनियम की, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है ना। कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है मेटलों में, तो मरकरी की, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इधर से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यूरेनियम की, ओके। या मान लो कि आपको 2-3 मेटल दे दी, ठीक है, और उन 2-3 मेटल्स को आपको मान लीजिए कि ये से दे दिया उसने कि आपके पास में यूरेनियम है, मरकरी है और इधर से पोटेशियम है, ठीक, ओके, और इधर से क्या है कि आयरन है। आई बात समझ में। अब इनको आप उनकी बढ़ती हुई डेंसिटीज के बेस पर मतलब कि लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अपन, देखो मरकरी जो होती है ना, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मतलब कि ले लेंगे आगे, और इसकी कम होती है, फिर अपन इसको रखेंगे, ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर किसको रखेंगे, आयरन को रखेंगे, ओके, फिर इस तरीके से अपन यूरेनियम को रखेंगे, ठीक है ना। तो यूरेनियम की सबसे ज़्यादा होती है। इस तरीके से भी आपको मतलब एक तरीके से फ्लो में जमाने के, इसमें मतलब क्या है कि मतलब रिटर्न करने के लिए भी कह सकता है वो, ठीक है ना, उनको क्रम से जमाने के लिए भी। तो आप इस बात को ध्यान रखना। इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बात करते हैं। मेटल्स आर हैव सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। सोनोरस क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनिक। ध्वनिक का अर्थ होता है मतलब कि ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब अपन इनको हिट मतलब कि हिट करते हैं, मारते हैं, चोट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है ना, वाइब्रेशन करके, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, सोनोरस कहते हैं, ठीक है ना। मेटल्स आर हैव sonorous properties. It is due to the property of sonorous. Then metals are used for the making wire of music instruments.
जैसे क्या है कि वायलिन है, इधर से सितार है ना, एंड बेल, इनके लिए यूज किया जाता है इसी प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है ना। क्योंकि जब अपन मेटल्स को हीट करते हैं तो ये क्या है कि मतलब साउंड जनरेट करते हैं, और इस साउंड जनरेट करने को अपन सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण मतलब कि अपन मेटल्स को, ठीक है ना, बेल बनाने के लिए, घंटियां बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण अपन क्या है कि जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वायर्स बनाने के लिए, उनके क्या है कि मतलब जो उन इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए अपन इस मेटल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी के कारण। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी। देखो साइंस में क्वेश्चनों की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब कि मेटल्स को ये जो क्या है कि मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्या है कि वायर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो क्या है कि मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि जो मेटल्स होती है वो सोनोरस प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना। ऑल द मेटल्स हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, एंड सोनोरस प्रॉपर्टी इज अ मतलब क्या है कि प्रोड्यूस ऑफ साउंड ऑफ द बाय द मेटल्स, ठीक है ना। इस एंड रीजन ऑफ सोनोरस द मेटल्स आर यूज्ड इन वायर फॉर्म इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये आपका मतलब क्या है कि आंसर हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। इसी कारण से मतलब मेटल्स को वायर फॉर्म में इनमें यूज किया जाता है। ओके, तो एक ये आपके पास में सोनोरस हो गया। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ठीक है ना। मेलेबिलिटी क्या होती है कि अपन जो जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब जो मेटल्स हैं, है ना, जनरली, तो उन मेटल्स को अपन क्या है कि मतलब पीट करके, ठीक है ना, हिट करके, पीट करके उनको अगर इनको चद्दर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो मतलब क्या है कि नेचर होता है, चद्दर फॉर्म में जो कन्वर्ट होने की जो नेचर होती है हीट करने पर, पीटने पर, तो उसको अपन कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? When the metals change into thin layer का मतलब पतली लेयर में चेंज करना, ठीक है ना, बाय द बिथिंग का मतलब पीट करना, पीटना, या इसको हिट भी कह सकते हैं अपन, आप हिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पीट, ये मार करके, ठीक है ना, एक तरीके से इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। उसको मतलब पीट करके या चोट करके अपन क्या है कि मतलब किसमें कन्वर्ट कर देना, थिन लेयर में कन्वर्ट कर देने को ही क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। द गोल्ड इज वेरी हाई मेलेबल मेटल। जो गोल्ड है ना, ये क्या है कि हाई मेलेबल मेटल है। इसका मतलब क्या है कि इसको पीट करके अपन क्या है कि मतलब थिन लेयर, एक अच्छी थिन लेयर बना सकते हैं, है ना, बड़ी थिन लेयर बना सकते हैं, ठीक है। इट्स रीजन द गोल्ड यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको क्या है कि गोल्ड को यूज करते हैं। देखिए आप खुद सपोज कीजिए इस बात को कि 10 ग्राम गोल्ड से बहुत सारे, अभी आप क्या है कि मान लीजिए कि ये यही देख रहे हैं, ये ऑर्नामेंट्स है, अभी ये क्या है कि गोल्ड का बना हुआ है, ये क्या है कि मान ये 5 ग्राम की है। अब 5 ग्राम का दूसरा कोई मेटल लेते तो उसका इतना बड़ा ऑर्नामेंट्स बन ही नहीं पाता, ठीक है ना, मगर इससे बन गया, ठीक है ना। ओके, तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि इसको अपन क्या है कि इजीली और थोड़ा इस पर क्या है कि मतलब इसको थिन लेयर फॉर्म में अपन इसको क्या है कि अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है ना। 5 ग्राम आप क्या है कि आयरन लेकर के अगर ऐसी ऑर्नामेंट्स अगर बनाए दें तो अपन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बनाए नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी मेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इधर से क्या है कि आप आगे देखिए, मेटल्स एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी,
डक्टिलिटी। ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी सोनरस, ये इन तीनों को आप थोड़ा क्या है कि ज़्यादा याद रखेंगे। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी जैसे अभी क्या है कि मेलेबिलिटी क्या थी कि लेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को मतलब क्या है कि खींच करके एक तरीके से, है ना, उसको क्या करना, वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वायर, ठीक है ना, ओके, यानी कि तार बनाना। तार बनाने को ही क्या करते हैं? डक्टिलिटी करते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन द मेटल्स चेंज इनटू बाय द पुलिंग, खींच करके, इज चेंज इनटू वायर बाय द पुलिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स को एक तरीके से पुलिंग खींच करके एक किस में कन्वर्ट करना, वायर में कन्वर्ट करने को ही क्या करते हैं अपन, इसको डक्टिलिटी करते हैं, ठीक है ना। जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड मेलेबिलिटी भी ज़्यादा रखता है और गोल्ड डक्टिलिटी भी ज़्यादा रखता है ना। और आप एक बात ध्यान दीजिए, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है ना, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग 2 किलोमीटर लॉन्ग, है ना, वायर बनाया जा सकता है, किसका? गोल्ड का। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जबकि आप अदर मेटल्स का क्या है कि इतना लॉन्ग, मतलब क्या है कि इतने ग्राम का इतना लॉन्ग वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। 2 ग्राम का, इसका 1 ग्राम का 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, किसका? गोल्ड का, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी डक्टिलिटी जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है, और इसको क्या है कि मेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड, ठीक है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई काहे की, मेटल्स की। तो आपने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या याद रखेंगे आप। सबसे पहले तो आप क्या है कि मतलब ऑल द मेटल्स ऑलमोस्ट, मतलब क्या है कि मेटल्स हार्ड होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं। इधर से क्या है कि सोनरस प्रॉपर्टी लिए रहते हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा। क्या है पहली प्रॉपर्टी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एसिड और मेटल की रिएक्शन आपने क्या है कि एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ ली, तो वही है ना। जब अपन क्या है कि मेटल, किसी भी मेटल और किसी भी एसिड की अगर अपन क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? साल्ट ऑफ मेटल बनता है, और प्लस क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, जो वहां पर एक्सपेरिमेंट था। और ये क्या है कि मतलब पॉप साउंड, जब इस मतलब हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, उसके लिए वहां पर क्या है कि एक टेस्ट था, और वो टेस्ट क्या था, उसको उस गैस के ऊपर अपन जलती हुई तिल्ली लेकर के जाते हैं, तो वो चट चट की आवाज़ के साथ में जलती है, वो पॉप साउंड, ठीक है ना। तो जो पॉप साउंड है ना, उसको क्या कहते हैं? चट चट कहते हैं। क्या कहते हैं? चट चट की आवाज़, तो उसी को कहते हैं पॉप साउंड, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो इसका टेस्ट है ये, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ पर जब अपन ये लेकर के गए, तो पता लगता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब अपन एक इक्वेशन देख लेते हैं, वैसे अपन ने बहुत सारा वहाँ पर देखा ही था, मगर ये एक देखते हैं यहाँ पर। ये आपने जिंक की रिएक्शन, जिंक तो वहाँ पर लिया था अपन ने, जिंक नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ में करवाए, तो H2SO4 के साथ में मान ये मेटल हो गए, ये एसिड हो गया। अब क्या बनेगा? ये MgSO4 बन जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, तो ये हाइड्रोजन गैस, इस तरह ये रिएक्शन होगी। तो ये केमिकल रिएक्शन पहले वाले हो गए कि मेटल्स
और एसिड के बीच में, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैं पहले आपको एसिड बेस वाले में बता चुका हूँ, वही सेम इक्वेशन है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले को रहने दो क्योंकि अभी वाटर के साथ में जब कराएंगे ना तब अपन ऑक्सीजन की भी वहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी में लेकर के आ रहा हूँ वो देखिए आप, रिएक्शन विद साल्ट, ऑफ मेटल एंड अदर मेटल, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करना कि मतलब क्या है कि एक तो साल्ट ऑफ मेटल है कोई भी, ठीक है ना, और दूसरा कोई भी दूसरी मेटल है, तो दोनों के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसको इस तरीके से समझ में आएगा कि आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो मेटल, ये साल्ट ऑफ मेटल, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये AB, ये साल्ट ऑफ मेटल है, जिसमें क्या है, जो A है ना ये मेटल है और B क्या है, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो है, जिसमें इसमें क्या है कि मतलब क्लोरीन हो सकती है, SO4 हो सकता है, ठीक है। इधर से क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर और भी क्या है कि सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट हो सकता है, ओके, तो ये हो सकते हैं। ये A क्या है, मेटल, और ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो ये मेटल ऑफ साल्ट है ना, तो साल्ट ऑफ मेटल है, ओके। अब अपन क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर C और भी लेकर आए, ये C क्या है, मेटल है, कोई अदर मेटल है, क्या है ये अदर मेटल, ठीक है। ये एक साल्ट ऑफ मेटल है जिसमें A मेटल है और B नॉन मेटल है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन अदर मेटल के साथ में, अदर मेटल C के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा जब अपन किसी अदर मेटल की रिएक्शन किसी अदर मेटल के साथ में किसी साल्ट ऑफ मेटल की अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन होने के दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, या तो नहीं होगी या फिर होगी, ठीक है ना, ओके। नो रन, नहीं चलेगी, या फिर रन, ठीक है ना। आगे बात समझें। अब इसको समझने के लिए आप वहां पर चलिए जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाई थी, है ना। वहां पर मैंने रिएक्टिविटी और नॉन रिएक्टिविटी सीरीज का जिक्र किया था, वो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर है, ठीक है ना। तो उसी के थ्रू मतलब यहाँ पर क्या है कि ये रिएक्शन कब नहीं होगी और कब होगी, ठीक है ना, वो देखिए आप। अगर मान लीजिए कि ये जो मेटल है, ठीक है ना, ये मेटल और ये वाली मेटल जो साल्ट में है, ठीक है ना, अगर ये वाली मेटल जो रिएक्शन कर रही है, ये मेटल अगर इस वाली मेटल से जो साल्ट में है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन, ये C, ठीक है ना, ये रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, किससे, टू A, ठीक है ना, A से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है ये। आगे बात समझे, तब तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन रन करेगी, क्या करेगी, रन चलेगी, ठीक है ना। आगे बात समझे, मगर ये वाली मेटल तो क्या है कि हाई रिएक्टिव है, और ये वाली मेटल जो रिएक्शन करने वाली है ये क्या है, कम रिएक्टिव है, मतलब जो A वाली है ये मोर रिएक्टिव है, ओके, टू C। तो फिर यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके हिसाब से चलेंगे अपन, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, इनके बारे में अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये क्या है कि मतलब बड़ा हो जाएगा इस वजह से वीडियो। तो फिर अगले वाले वीडियो में 2-3 रिएक्शनों के अपन अच्छी तरीके से